सबों को जोहार। मैं इस वीडियो में कोमचोंग दिरी उसके संबंध में कई सारी मिसकंसेप्शंस हैं या जो गलत धारणाएं आ रही है चर्चाओं में, उसको भी क्लियर करूंगा और उसके महत्व को भी इस वीडियो में स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा। ये जो कोमचोंग दिरी है यह बिरुवा किली के मारंग बोंगा का स्थल है। आदिवासी हो समाज में सभी किलियों का अपना अपना मारंग बोंगा होता है। तो हम लोग बिरुवा किली के लोग जब मारंग बोंगा के नाम पर पूजा पाठ करते हैं तो बोलते हैं दाएं असितन, यानी मारंग बोंगा के नाम पर बलि देना होगा। सपना में भैंस आदि के आने पर अक्सर बोला जाता है कि मारंग बोंगा तबु असितना, और उस निमित्त पारंपरिक अनुष्ठान पूरा किया जाता है। यह हर एक किली का अलग अलग होता है और जो किली आपस में हागा होता है उन लोगों का सेम मारंग बोंगा होता है। कोमचोंग दिरी का नामकरण कोमचोंग बुढ़ा के लिए गाड़े गए कोमचोंग दिरी के नाम पर हुआ है। कोमचोंग और रोड़ो बिरुवा किली के कुर्सीनामा के अनुसार 7वीं पीढ़ी के लोग थे जो चित्रबिला गांव में रहते थे। हो समाज में बाबा हेरमुट में हाउ पड़ोम यानी हिंदी में लाल चींटी को दाल में मिलाकर खाने की प्रथा है। तो उसी हेरमुट में कोमचोंग बूढ़ा हाउ पड़ोम बेटा लगित सार्जोम दारूरे दे एयना, यानी लाल चींटी का घोंसला को टहनी से तोड़ने के लिए साल वृक्ष में चढ़े तो टहनी तोड़ने के क्रम में वह पेड़ से गिर गए और उनकी मौत हो गई। साधारण मौत होने पर हो समाज में ससन यानी अपने कब्रिस्तान में दफनाने का रिवाज है और उसके ऊपर पत्थर ऐसे रख देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की अस्वाभाविक मौत होती है, जैसे बिजली कड़कने से, बाघ, भालू, हाथी या अन्य जानवरों के आक्रमण से, या आजकल आत्महत्या और एक्सीडेंट आदि से, तो उसे ससन में एरे यानी ग्रह आदि होने के कारण नहीं दफनाकर अन्यत्र दफना दिया जाता है। हो समाज में जिंदगी के दुर्घटना आदि में चले जाने पर यह माना जाता है कि कोई एरे या ग्रह के कारण वह अपनी ज़िंदगी पूरा नहीं कर सका। ऐसे में ससन को, जिसे हम पवित्र मानते हैं, और पहले जबकि कोई शपथ आदि लेना हो या सच की गारंटी लेनी हो तो मुंडा, मानकी आदि ससन में ही लोगों से शपथ लेकर बात करते थे। तो ससन की पवित्रता और गरिमा को कोई चोट ना पहुँचे, इसीलिए दुर्घटना से हुई मौतों को ससन में ना दफना कर अन्यत्र दफना दिया जाता है। अन्यत्र से मतलब कहीं और भी, और उस स्थल की पहचान हो सके। कोई यदि किसी काम से ज़मीन कोड़ना आदि चाहे तो उसे पता चले कि यहाँ कोई दफनाया हुआ है और लोगों को भी यह जानकारी हो, बोलकर एक पत्थर गाड़ दिया जाता है। दफनाए गए व्यक्ति का स्थल पहचान के लिए गाड़ी जाने वाली पत्थरों से ही पुराने समय में पत्थर गड़ी की शुरुआत मानी जाती है, जो कालांतर में गांव के सीमाने पर गोराम गैंसरी के लिए, तो गांव के बीच आदि में गांव की पहचान के लिए, तो लाइन आदि को सीधा दिखाने के लिए आदि कई अन्य कारणों को पूरा करने के लिए भी पत्थर आदि गाड़े जाने लगे। वह पारंपरिक पत्थर गड़ी कहा जाता है। आजकल जो संविधान लिखा पत्थर गाड़ा जा रहा है वह पारंपरिक तो नहीं है, लेकिन संविधान लिखा शिलापट कह सकते हैं। उसे गाड़ने में गलत नहीं है, लेकिन उसे परंपरा से जोड़ने में विवाद होता है, क्योंकि हम लोग व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात पत्थर गाड़ते हैं। उस हिसाब से तो यह मानना पड़ेगा कि संविधान भी मरा होगा तभी उसका पत्थर गाड़ रहे हैं। तो कुछ लोग अपना साम्राज्य स्थापित करने और आदिवासियत में अपना दावा वापस बहाल करने के लिए धर्मांतरित आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे लोगों द्वारा हो समाज के बीच में भी एक समय चर्च में माघे पर्व मनाने का प्रयास हुआ था, जिसका आदिवासी हो समाज महासभा ने जोरदार विरोध किया और ऐसा नहीं करने दिया। तो पत्थरगड़ी अभियान भी उन्हीं धर्मांतरित आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया अभियान था और उसे परंपरा से जोड़कर आदिवासी कार्ड खेला गया था। खैर, वापस अपने मारंग बोंगा पर आते हैं तो कोमचोंग बूढ़ा 12वीं-13वीं शताब्दी में रहे होंगे, क्योंकि अभी बिरुवा किली में 14वीं से 16वीं पीढ़ी चल रही है और कोमचोंग 7वीं पीढ़ी के थे। चूँकि यह जगह जंगल है और हम लोग ऐसे स्थलों को बीर बोलते हैं, तो यह इलाका सोगो बीर बोला जाता है, जहाँ सोगोड़कट्टा, नोगड़ा और चित्रबिला जैसे गांव है। जंगल के देवी देवता यानी बुरु बोंगा आदि को वे उस समय कोमचोंग जी सिद्ध करके रखे थे होंगे, जिस कारण उनकी मृत्यु के पश्चात लोग उनको वीर के रूप में आराधना करते रहे।
वैसे ही जैसे आजकल गांव के अखाड़े में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए गुरु को लोग मानते हैं, हमारे हो समाज में साधारणतः मृत्यु के बाद जब मृत आत्मा को वापस आदिंग में वास कराते हैं तो वही हमारे इष्ट देव के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन हम उन्हीं को आदिंग में वास कराते हैं जिनका स्वाभाविक मौत हुआ हो और श्मशान में दफनाया गया हो। अन्यत्र दफनाए गए व्यक्ति की आत्मा को किसी पेड़ के नीचे या पत्थरों के गुफा आदि में बुलाया जाता है। ऐसे व्यक्ति की शक्ति को कोई भी व्यक्ति साधना करके हासिल करने की प्रक्रिया करते हैं ताकि उनकी शक्ति उसे हासिल हो। तो कोमचोंग जी की मृत्यु भी चूँकि पेड़ से गिरने के कारण हुई तो उसे भी आदिंग में वापस नहीं बुलाकर जंगल के पेड़ पौधों के बीच ही बुला दिया गया होगा और उसकी पहचान में गाड़े गए घुमावदार पत्थर में शक्ति को निहित समझकर अनुष्ठानों में शामिल किया गया। मारंग बोंगा में किली के लोग जहाँ जहाँ से आए गुजरे उन जगहों को याद करते हैं और बलि देकर अपने इष्ट स्थल के इष्ट देवों और व्यक्तियों को खुश रखने की प्रथा बनी, जो आज भी चल रही है। माना जाता है कि यदि किसी कारण से उन्हें भुला दिया जा रहा है तो वे सपने में आकर या ग्रह आदि दिखाकर बताते हैं और मारंग बोंगा करने के लिए संदेश देते हैं। हो समाज में 3 या 5 साल में ऐसी पूजा पहले होती थी। आजकल जब भी ऐसा ग्रह नक्षत्र या एरे होता है उस समय पूजा आदि कर मारंग बोंगा को खुश कर दिया जा रहा है और वापस अपने पुराने स्थल में भेज दिया जाता है। इस विधि से ग्रह को काटने से कोई दूसरा ग्रह हमारे पास नहीं पटक सकता है, यानी मारंग बोंगा का साथ मिलने से व्यक्ति आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हो जाता है और अपने जीवन खुशीपूर्वक जीने लगता है। मारंग बोंगा को समझने लायक डिटेल शायद मैंने दे दिया। अब मैं कोमचोंग दिरी और उसमें हो रहे पूजा पाठ के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत मुझसे ही हुई थी। साल था 2009। मैं सदर और मझगांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था। नॉमिनेशन करने के बाद मैंने उस समय देखा, चूँकि यह सुरक्षित सीट है तो सभी हो कैंडिडेट लोग जीतने के लिए मन्नत आदि मांगने, कोई दुर्गा मंदिर तो कोई काली मंदिर के दर्शन करने लगे। उनकी खबर पेपर में देने लगे तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कर देना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि दिकुओं के देवी देवता तो मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते। मुझे तो देसावली, मारंग बोंगा, सिंह बोंगा ही पहचानते हैं। चूँकि लड़ाई में निकला हूँ सो सोचा कि कोमचोंग दिरी में मारंग बोंगा की पूजा कर अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी हैसियत से हम लोग सोगड़कट्टा पहुँचे। वहाँ से 4-5 किलोमीटर पैदल जंगल वाले रास्ते में कोमचोंग दिरी है। एक रात वहाँ रुकने के बाद हम लोग जंगल के रास्ते से कोमचोंग दिरी पहुँचे। जगह में पत्थर तो गड़ा था लेकिन घने जंगल के कारण अव्यवस्थित लग रहा था। तो हम लोगों ने मिलकर कोई 2-3 एकड़ जगह को पेड़ की टहनियों से घेरा और साफ़ सफाई की। फिर अगले दिन उस इलाके के ग्रामीण द्यूरियों के साथ और सोगड़कट्टा से मारंग बोंगा करने वाले बिरुआ किली के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हमने पूजा उपासना की। उस दिन केसी हेम्ब्रम भी पहुँचे, चूँकि हम लोग ही मिलकर राजनीतिक अभियान को साधने में लगे थे। पूजा पाठ होने के बाद केसी हेम्ब्रम ने, चूँकि उस इलाके में उनके संगठन के लोग प्रत्येक गांव में थे, ने हल्के लहजे में उन लोगों से बोले कि ना तो परब बाई पे मुकेश तो बोंगात पिया, यानी आप लोग अब पर्व मनाइए, मुकेश ने आपके लिए पूजा पाठ कर दिया। और सब कुछ संपन्न करके हम लोग अपने अपने अभियान में लग गए। फिर साल 2011 में एक खबर पेपर में पढ़ा, कुछ ऐसे लिखा था कि कोमचोंग दिरी में वीर बुधनी कोमचोंग दिरी में ओपन जापान फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन कुछ इसी तरह का न्यूज़ था। जिज्ञासा बढ़ी तो अपने लोगों से इसकी जानकारी ली। अगले साल 2012 में वहाँ उस प्रोग्राम के समय जाने की प्लानिंग किए। वहाँ गए और लाल मुर्गा और लाल मुर्गी भी साथ ले गए पूजा के लिए, क्योंकि जानकारी मिली थी कि लोग वहाँ पूजा पाठ भी कर रहे हैं। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद इस फुटबॉल प्रतियोगिता और उसके पीछे जो वीर बुधनी और ओपन जापान शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था की जानकारी लेने लगा। तो उन लोगों ने इस तरह की बातें की कि यहीं से ओपन जापान हुआ और किलियों का बंटवारा यहीं से हुआ, यानी सभी किलियों का यह उद्गम स्थल है। लिपि की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, आदि आदि। मैं समझ गया कि यह सब जानकारी प्लांट की गई है। फिर और गहराई में जानने का कोशिश हुआ
तो दो विचारधारा के लोग यहाँ कब्जा करने में लगे हुए थे। एक तो आरएसएस के लोग और दूसरा लाको-बोद्रा समाज के लोग। जब हम लोग पहले 2009 में पहले दिन कोमचोंग दिरी पहुँचे थे तो एक छोटा पत्थर और एक बड़ा वाला कोमचोंग पत्थर गड़ा था। कोमचोंग दिरी में वारांगचिती से बा, हेसा और पिंगवा अंकित था, तो छोटा पत्थर में ओंग जो ये हिंदुओं का वो लिखा हुआ था। बोयो गागराई ने उसे मिटाकर वहाँ वारांगचिती वाला ओंग लिख दिया था। अब जब वह आयोजन होने लगा और जो नैरेटिव मैं सुन रहा था उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ दावे की लड़ाई चल रही है कि यह स्थल हमारा है। कोई पूर्ति किली वाले भी आ रहे थे, तो बोद्रा समाज के लोग भी सब अपने अपने नैरेटिव लेकर आने लगे। ऐसे में मैंने इन नैरेटिवों का सामना करने का फ़ैसला किया। सबको कोमचोंग बुढ़ा के बारे और पत्थर गाड़ने के प्रथा के बारे बताने लगा। मारांग बोंगा के मंत्रों में कोमचोंग दिरी के बारे बताने लगा, जो बिरुवा किली में पूजा उपासना में इस्तेमाल होता है। उन लोगों से पूछा कि आपके मारांग बोंगा में क्या कोमचोंग दिरी का मंत्र आता है। इस बात पर आरएसएस और लाको-बोद्रा ग्रुप के लोग चुप हो जाते थे। एक आध बार लाको-बोद्रा ग्रुप ने पत्थर को साड़ी पहना दिया था, हमने बाद में उतार दिया, यह कहकर कि ऐसी प्रथा हमारे समाज में नहीं है और आगे से ऐसा नहीं करने के लिए उन्हें समझाया। आरएसएस अपने दूसरे एजेंडा पर काम कर रहा था। इस स्थल को कोई न कोई धाम के रूप में घोषित करने की रणनीति थी, लेकिन मैं डटा रहा। सब कोई को देर सवेर उन तर्कों से सहमत होना पड़ा। मैं हर वर्ष उन आयोजनों में जाने लगा। आरएसएस और लाको-बोद्रा ग्रुप के लोगों का सामना वहीं करने लगा। धीरे धीरे वे लोग समझ गए कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो पिछले कुछ सालों से वे यहाँ अब नहीं आते हैं। मैं जाता हूँ तो वहाँ सोगड़कटा के लोग बोलते हैं कि सायब हुजुए मेनते इटा को काको काजी दैये तना, यानी मैं आता हूँ इसीलिए आरएसएस और लाको-बोद्रा और दूसरा मकसद से आने वाले लोग की बोली नहीं निकल पा रही है। और बिरुआ लोग तहे दिल से मुझे धन्यवाद भी देते रहे हैं। ये तो हुआ यहाँ जो घटनाएं हो रही है उसकी जानकारी। अब उन नैरेटिव का भी जवाब खोजने का हम प्रयास करते हैं, जिसमें वारांगचिती लिपि यहाँ से निकली या नहीं और उपंजपन कहाँ से हुआ होगा। देखिए, मेरे इस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि वारांगचिती लिपि पूर्ण रूप से ब्राह्मी लिपि है। पंडित रघुनंदन शर्मा की अक्षर विज्ञान से ली गई है और यह किताब लाको-बोद्रा जी के जन्म से पहले प्रकाशित हुई थी। लिपि को संकलन करने और हो शब्दों को उस लिपि से लिखने का क्रेडिट तो लाको-बोद्रा को ही जाता है, लेकिन वारांगचिती को हो समाज में लिपि के रूप में स्वीकार करने के लिए जो समिति काम कर रही थी वह सीधा होरासुसर अखाड़ा उड़ीसा के नेतृत्व में हुआ था। आदिवासी हो समाज महासभा उस अभियान में शामिल नहीं थी। यही कोई 6 लोगों ने लिपि के लिए आवेदन किया था, जिसमें लाको-बोद्रा जी के द्वारा प्रस्तुत लिपि को स्वीकृत किया गया, जिसे उन्होंने वारांगचिती नाम दिया था। तो लिपि यहाँ से निकली, यह तथ्य गलत है। आप इस वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा लिपि के बारे में एक विस्तार से। और कोमचोंग दिरी पत्थर में जो वारांगचिती से लिखा गया है वो 1965 और 70 के दशक में लिखा गया और यह पत्थर में हालिया पत्थर है। इससे पहले छोटा पत्थर गड़ा था जिसे बड़े पत्थर से रिप्लेस किया गया। यदि यह पत्थर बहुत प्राचीन होता, जैसा कि कार्बन डेटिंग पद्धति से निकाला जाता है, तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया जा चुका होता, जैसा कि बेनीसागर वाले मंदिर आदि में किया गया है। तो इस तथ्य को भी समझा जाए, क्योंकि कई लोग इस जगह को गलत धारणाओं से धंधा के लिए, गलत तथ्यों से टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो हो समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कोमचोंग दिरी जब छोटा के बदले बड़ा लगाया गया तो एक समय हाथी लोगों द्वारा उसे गिरा दिया गया था। तब वारांगचिती लिपि के प्रचारक यानी लाको-बोद्रा के अनुयायी लोगों ने ही उसे सीधा किया था। तो यह सब घटनाक्रम आदि होने से उस पत्थर पर दावा आदि की प्रक्रिया हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी कुछ हद तक लोग समझ गए और अपनी परंपराओं के अनुकूल ही बातों को समझा जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात यह कि यह स्थल उपंजपन का स्थल है, तो मैंने इस वीडियो में
मानव की उत्पत्ति से लेकर सिविलाइजेशन की स्थिति तक का वर्णन किया है। आप देख लीजिए, जो मानव समूह अभी इस धरती में है वह होमो सेपियंस समूह है, जिसकी उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका में हुई है और भारत में 70,000 साल पहले आई थी। उपन जपन विधि से जीव की उत्पत्ति हुई उसमें शक नहीं है, लेकिन कोल्हान में नहीं हुई। चूँकि इस धरती की उम्र 450 करोड़ साल है, तो धरती में ज़मीन की उत्पत्ति जिसमें 410 करोड़ साल पहले हुई और सिंहभूम की ज़मीन 320 करोड़ साल पहले। तो जहाँ की धरती पहले ठंडी हुई वहीं जीवन की शुरुआत हुई होगी, और वह हमारा सिंहभूम तो नहीं थी। भास्कर न्यूज़ पेपर ने उस रिसर्च को गलत ढंग से कोट किया कि सिंहभूम की धरती पहली थी, जबकि रिसर्च पेपर में यह मेंशन है कि सिंहभूम क्रेटोन 320 करोड़ साल पहले समुद्र से ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के रूप में बाहर निकली थी। भारत में बस्तर क्रेटोन 340 करोड़ साल पहले निकली है। तो उपन जपन से मानव का जन्म भी कोमचोंगदरी इलाका में नहीं हुआ, तो इसे भी समझ लिया जाए। मैं मिसकंसेप्शन को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में इस पर सही जानकारी और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। तीसरी बात कि सभी किलियों का उद्गम स्थल यही है। देखिए, हम लोग बिरुवा किली में मारंगबोंगा करते हैं तो कोमचोंगदरी तक सीमित नहीं होता है, बल्कि गेरू नगर, चोम्पा नगर तक पूजा के मंत्र में बोलते हैं। और इत्तेफाक से मैं गेरू नगर अपने एक आंदोलन के क्रम में गया हुआ हूँ। पहाड़ी श्रृंखला के एक तरफ यानी दक्षिण तरफ गेरू नगर बोलते हैं, तो उत्तर तरफ चोम्पा नगर, और यह स्थल रामगढ़ हजारीबाग से पश्चिम की ओर जाने पर मिलता है। हम लोग चूँकि मुंडा एस्ट्रोएसिटिक परिवार में मुंडा संथाल के बाद सबसे छोटे हैं, तो मुंडा लोग रांची खूंटी क्षेत्र में बस गए, संथाल लोग घाटशिला से दुमका तक फैल गए और हो लोग कोल्हान में बस गए। यानी हमारा आगमन उधर से ही हुआ है। हमारा मारंगबोंगा के मंत्र से भी यह साबित हो रहा है। खूंटी बंदगांव क्षेत्र के कई गांव आज भी हमारे हो समाज में मौजूद किलियों के नाम पर हैं, जैसे बिरुआ, बारी आदि। तो यह कहना कि किलियों का बंटवारा यहाँ हुआ, यह तथ्य सटीक नहीं बैठता। मुंडा और हो में किली भी बहुत कुछ समान है, जैसे बिरसा मुंडा पूर्ति किली के थे और अभी हो समाज में भी पूर्ति किली है। तो किली का बंटवारा कोमचोंगदरी में हुआ, यह भी गलत है। चौथी बात कि आजकल पिंगुआ किली के लोग नोगड़ा में दिउरी हैं, हेसा लोग हैं, तो इनका भी यह स्थल है। तो बिरुआ किली के लोग जब उस समय जनसंख्या में बढ़ने लगे और खेती योग्य भूमि कम होने लगी, तो मैदानी इलाकों में पलायन हुआ। लोग सोगड़कटा, सिंदरीगुयू आदि क्षेत्रों में निकले। फिर वहाँ से एक तो दारा मतलब कोकचो के बगल का गांव, वहाँ आज भी बिरुआ शासन देखा जा सकता है। होते हुए बिरुआ टोंटो पुकुरिया आदि तरफ पहुँचे तो एक जंगल घाटी से तोरलो, भरभरिया और घाटी के ऊपर में बेड़ामुंदुया और ऊपर पड़सा आदि तरफ बसने चले गए। तो कोल विद्रोह में अब आए साक्ष्यों से पता चला है कि अंग्रेज़ों के साथ पिंगुआ लोग सबसे ज़्यादा युद्ध में लगे थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने पिंगुआ किली के लिए अलग से काउंसिल बना दिया था। तो छिपने और लड़ाई के लिए इन जगहों का इस्तेमाल किया। चूँकि बिरुआ लोग नीचे तरफ चल गए थे, तो एक समय हिसा लोग रहे, फिर पिंगुआ, तो इस तरह से अलग अलग किली के लोग इलाके में रहे हैं। मैं बिरुआ टोंटो गांव का हूँ। मेरे गांव के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात सुनता हूँ कि सबसे पहले टोंटो को कोड़ा किली के लोगों ने बसाया था, फिर सोए लोग आए और अब हालिया दिनों में हम बिरुआ किली के लोग बस गए हैं। तो चूँकि गांव में जिस किली के लोग होते हैं, तो हो समाज के दस्तूरों के हिसाब से दिउरी आदि का काम वही लोग संपन्न करते हैं। सो वही हो रहा है। अब जो लोग गांव में हैं वही लोग पर्व त्योहारों के अनुष्ठानों को पूरा कर रहे हैं और हो समाज को समृद्ध कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन आदि को भी क्लियर करने का प्रयास किया और मैं इस वीडियो को अपने ब्लॉग वाले चैनल पर डाल रहा हूँ। मेरा जो मेन चैनल है उसमें अब देश भर के आदिवासी मुद्दों को डाल रहा हूँ, तो उसे वैसे ही आदिवासी मुद्दों के लिए समर्पित कर दिया हूँ। अपने हो समाज के लिए शुद्ध रूप से बात करने के लिए इस ब्लॉग चैनल का इस्तेमाल करूँगा। इसीलिए आप इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सबों को जोहार, बीतीएम।